मैंने ऐसा आज तक कुछ भी नहीं देखा था। मेरी आंखों के सामने जो सीन था वो किसी का भी दिल दहलाने के लिए काफी था। मेरे सामने एक लड़की की लाश पड़ी थी। उस लाश की दोनों आंखें फूटी हुई थी और उसका चेहरा गायब था। किसी ने उसका चेहरा नोच कर निकाल लिया था और उसकी खोपड़ी साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो भयानक चेहरा किसी की भी रात की नींद उड़ाने के लिए काफी था। उस लाश की हाथ पैरों की हड्डियां टूटकर कुछ अजीब तरह से मुड़ी हुई थी और एक क्रॉस का निशान बना रही थी। आसपास काफी भीड़ थी और एक औरत उस लाश के पास बैठकर रो रही थी। मेरा नाम है डिटेक्टिव कबीर और मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूं। मुझे बचपन से ही क्राइम में इंटरेस्ट था और अपने इसी इंटरेस्ट की वजह से मैं एक डिटेक्टिव बन गया। मुझे रूरल एरिया के केसेस में ज्यादा दिलचस्पी है क्योंकि यहां सच्चाई फाइल बनकर कहीं कोने में दफन हो जाती है और मुझे ऐसे ही दफन हुई सच्चाई को निकालने में मजा आता है। और इसीलिए इस बार मैं मोहनपुरा अपने नए केस के सिलसिले में आया हूं। मुझे एक कॉल आया और इस गांव के बारे में पता चला। साथ में यह भी पता चला कि पुलिस इस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही है। लेकिन कॉल करने वाले ने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई। अब मुझे उसे ढूंढना था, इसलिए मैं यहां आ गया। अब मैं यहां क्राइम सीन पर खड़ा था। मैंने अपना फोन निकालकर कैमरा ऑन किया और बिना किसी को भनक लगे इस पूरे क्राइम सीन और डेड बॉडी की फोटोज लेने लगा। मैंने क्राइम सीन की यही कुछ 40-50 फोटो ली और उसको अपने फोन में सेव कर लिया। मैं उस लाश को देखकर यही समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इसकी ये हालत किसने की होगी। पहला मेरा सीन की बहुत सारी फोटोज ले ली थी, इसलिए मैं वहां से चला गया। मेरे सामने से एक ब्लैक एसयूवी आ रही थी और मेरे मुंह पर कीचड़ के छींटे उड़ाते हुए वो एसयूवी मेरे सामने से गुजर गई। मैं अपना मुंह पोंछने लगा। मुंह पोंछकर मैंने आंख खोली तो वो लड़की अब मेरे सामने थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? उस लड़की ने सीधा मेरे आंखों में देखते हुए बोला, मुझे पता है कि तुम कौन हो। तुम एक जासूस हो ना? ये सुनते ही मुझे झटका लगा। मैंने उससे पूछा कि उसे कैसे पता? उसने जवाब दिया, क्योंकि मैंने ही तुम्हें बुलाया है। मैं ये सुनकर थोड़ा चौंक गया, लेकिन अब मुझे पता चल गया था कि मुझे यहाँ पर किसने बुलाया है। ये लड़की ही मुझे मेरे सवालों के जवाब दे सकती थी, इसलिए मैं उसे भीड़ से थोड़ी दूर लेकर गया। उस लड़के ने अपना नाम मंजरी बताया। मेरे कुछ पूछने से पहले ही वो बोलने लगी, इस गांव में बहुत गलत हो रहा है। इस गांव की सारी लड़कियां गायब हो रही है और गायब होने के कुछ दिन बाद उनकी लाश वही पड़ी हुई मिलती है। मैंने बोला, लेकिन गांव वाले तो कह रहे हैं कि ये किसी चुड़ैल का काम है। उस लड़की ने मुझे चुप करते हुए बोला, कोई चुड़ैल नहीं है। गांव वालों का अंधविश्वास है। ऐसा होता तो दूसरे गांव में लड़कियां क्यों मारी जा रही है? वहां पर तो कोई चुड़ैल नहीं है ना? फिर मुझे पता चला कि सिर्फ यही गांव नहीं, बाकी के गांवों का भी यही हाल है। उसने मुझसे आगे कहा, मेरी दोस्त रंगीली 2 हफ्ते पहले गायब हो गई थी। जब मैं उसके गायब होने वाली जगह पर गई तो मुझे वहां पर रस्सी मिली। अगर कोई चुड़ैल सच में है तो उसे रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मानना पड़ेगा, लड़की की बात में दम था। अब मुझे इस केस में मजा आने लगा था। मैंने पूछा कि पुलिस कहाँ है? वो इस केस पर कुछ कर क्यों नहीं रही है? मंजरी ने बोला कि पुलिस वालों को भी यही लगता है कि ये काम चुड़ैल का है, इसलिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। सभी कांस्टेबल डर में हैं कि कहीं उन्होंने कुछ किया तो चुड़ैल उन्हें और उनके परिवार वालों को भी मार डालेगी। मैंने अपने मन में बोला कि ये तो होना ही था। गांव में अंधविश्वास भी तो एक बड़ी प्रॉब्लम है। मंजरी बोली कि पुलिस तब तक कुछ नहीं करेगी जब तक उन्हें यकीन ना हो जाए कि ये सब कोई चुड़ैल नहीं, कोई इंसान कर रहा है। इसीलिए मंजरी को एक सबूत की तलाश थी। इसीलिए मैंने इस केस को इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया। सच कहूं तो एक छोटी सी रस्सी कुछ साबित नहीं करती, लेकिन इस छोटे से क्लू ने मुझे इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक डायरेक्शन दे दी थी। मैंने मंजरी को वापस भेज दिया और अपने काम पर लग गया। मैंने अपना लैपटॉप खोला और एक बार फिर से मेरी क्राइम सीन की ली हुई फोटोज देखने लगा। मैं बार बार एक एक फोटो ध्यान से देख रहा था और तब भी मुझे ये सीन उतना ही भयानक लग रहा था
जितना पर्सनली देखकर लग रहा था। मैं काफी देर तक उन फोटोज को देखता रहा। कुछ भी नहीं मिला क्योंकि बॉडी बहुत बुरी तरह से घायल हो गई थी। लेकिन अचानक मेरी नजर लड़की के हाथ पर पड़ी। उस लड़की के हाथ में जरूर कुछ था। मैंने फोटो को जूम किया और ध्यान से देखने पर पता चला वो बाल थे। ये विक्टिम के बाल तो नहीं हो सकते क्योंकि उस लड़की के हाथ में जो बाल थे वो काफी छोटे थे, शायद किसी आदमी के। अगर सच में कोई चुड़ैल थी तो उसके बाल खींच कर निकालना किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। अब ये ऑफिशियल था कि इस केस में जैसा दिख रहा था वैसा था नहीं। इस केस में मजा आने लगा था। मैं बैठकर ये सब सोच ही रहा था कि अचानक खबर आई कि गांव में से फिर से एक लड़की गायब हो गई। रात के घने अंधेरे में मंजरी के साथ मैं वहां पहुंच गया जहां पर आज एक लड़की गायब हुई थी। मैंने रात को ही वहां विजिट करना ठीक समझा क्योंकि अगर यहाँ सच में कुछ गड़बड़ है तो मैं नहीं चाहता था कि मुझे इन्वेस्टिगेट करते हुए कोई भी देख ले। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अगर 18-20 साल की लड़की को कोई किडनैप कर रहा है तो उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी, अपने हाथ पैर चलाए होंगे, इसलिए वहां पर स्ट्रगल के निशान होने चाहिए। जैसे पत्तियां टूटकर गिरी होंगी, मिट्टी उखड़ी होगी, लेकिन यहाँ की झाड़ियां सही सलामत थी। कोई भी ताजी पत्ती टूटकर नहीं गिरी थी। सब कुछ अनछुआ सा लग रहा था। यहाँ की गीली मिट्टी पर किसी भी तरह के कोई भी निशान नजर नहीं आ रहे थे। इसे देखने के बाद सिर्फ दो बातें ही हो सकती थी, या तो यहाँ सच में कोई नहीं आया या फिर किसी ने बड़ी चालाकी से यहाँ के सारे निशान मिटा दिए थे। यहाँ ब्लड का भी कोई ट्रेस नहीं था, वरना इस केमिकल की मदद से मुझे वो दिखाई दे जाते। नथिंग, एवरीथिंग इज क्लीन। यहाँ तो सच में ऐसा ही लग रहा था कि जैसे वो लड़की हवा में गायब हो गई हो। मैंने अपना सर्च एरिया बढ़ा दिया लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। ये सुनने के बाद मंजरी का मुंह उतर गया और वो निराश हो गई। मैंने उसे समझाया कि हमें कुछ और पहलू पर ध्यान देना होगा, और जैसे ही मैंने आगे बढ़ने के लिए अपने कदम बढ़ाए, एक मोटा सा चूहा मेरे पैरों के बीच से निकला। मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं मुंह के बल झाड़ियों में जाकर गिरा और एक भद्दी सी महक ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा। मैं इस स्मेल को पहचानता था। ये क्लोरोफॉर्म की स्मेल थी। मैंने झाड़ियों में नजर दौड़ाई तो मुझे एक कपड़े का टुकड़ा मिला। मैंने उसे झट से उठा लिया। वो क्लोरोफॉर्म की स्मेल इसी कपड़े से आ रही थी। मैंने ये कपड़ा मंजरी को दिखाया। ये देखो मुझे क्या मिला। इस कपड़े पर क्लोरोफॉर्म लगा हुआ है जिसे इंसान को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेरे मुंह से इतना सुनते ही मंजरी का चेहरा खिल उठा। मंजरी ने वो कपड़ा मेरे हाथ से ले लिया और बोली, अब कल ये कपड़ा मैं उस पुलिस वाले को दिखाऊंगी। अब तो उसे मेरी बात पर विश्वास करना ही होगा। मंजरी की आवाज में एक कॉन्फिडेंस था। अगली सुबह काफी देर तक मैं सोता रहा। मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो देखा गांव के बीचों बीच चौराहे पर लोग इकट्ठा थे। मैं भी उनके पास गया। वहां जाकर मैंने देखा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई क्योंकि मंजरी को लोगों ने एक खंबे से बांध कर रखा था। उस पर सब लोग पेट्रोल छिड़क रहे थे। पूछने पर पता चला कि गांव वालों को चुड़ैल मिल गई। गांव वालों ने मंजरी को चुड़ैल समझ लिया था और मेरे आंखों के सामने उसे जिंदा जला दिया। मैं शॉक में था। जो कुछ भी मैं देख रहा था उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मंजरी जो कल तक मेरा साथ दे रही थी, मेरी मदद कर रही थी, मेरे सामने उसे जिंदा जला दिया गया। मैं मंजरी को बचाना चाहता था क्योंकि मैं अच्छे से जानता था कि वो चुड़ैल नहीं थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। गांव वालों के ऊपर खून सवार था। मासूम मंजरी की चीखें सुनकर उस भीड़ का जोश बढ़ रहा था। पुलिस भी ये तमाशा देख रही थी। कोई कुछ नहीं कर रहा था। शायद वो भी गांव वालों के गुस्से से डरते थे। मैंने देखा कि भीड़ के सामने सफेद कुर्ता पजामा में एक आदमी आया और उसे देखते ही भीड़ शांत हो गई। वो आदमी यहाँ का विधायक था।
उसने बोला, चुड़ैल का आतंक खत्म हो गया है। अब आप सब गांव वालों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर लोग खुश हो गए। उसने आगे भीड़ को बताया कि गांव का ही एक आदमी मंगल ने अपनी आंखों से मंजरी को चुड़ैल के भेष में देखा था और इसीलिए गांव वालों ने मिलकर उसे जिंदा जला दिया था। साथ में विधायक ने गायब हुई लड़की के परिवार को अपनी तरफ से 20,000 रुपए देने का वादा भी किया। इतना सुनते ही मैं सब कुछ समझ गया। मंजरी गलतफहमी और अंधविश्वास का शिकार हो गई थी। पिछली रात को मुझसे मिलने सफेद साड़ी पहनकर आई थी ताकि कोई उसे देखे तो डर के भाग जाए और इसी आइडिया ने उसकी जान ले ली थी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। भीड़ अब बिखरने लगी थी और मैं भी वहां से निकलने लगा। तभी मेरी नजर अचानक पुलिस इंस्पेक्टर पर पड़ी। वो अपने माथे का पसीना एक कपड़े से पोंछ रहा था। उस कपड़े को मैं देखते ही पहचान गया क्योंकि वो क्लोरोफॉर्म वाला कपड़ा था। क्या मंजरी पुलिस स्टेशन गई थी? क्या मंजरी को जिंदा जलाना गांव वालों का अंधविश्वास है या फिर किसी की साजिश? क्या मंजरी का मर्डर हुआ था? मैं ये सब सोच रहा था तभी एक आवाज ने मुझे मेरे ख्यालों से बाहर निकाला। यह आवाज उस विधायक की थी। मुझे यहाँ नया आया हुआ देखकर वो मुझसे सवाल करने लगा। मैंने सच नहीं बताया। मैंने कहा कि मैं एक जर्नलिस्ट हूं और चुड़ैल के केस के लिए आया हूं। मेरे अंदर गुस्सा था, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने बोला, आपके सामने एक लड़की को जला दिया गया और आपने कुछ नहीं किया। उस विधायक के चेहरे का रंग उड़ गया। मुझे लगा कि शायद मैंने गलत जगह पर गलत आदमी के सामने कुछ बोल दिया, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा, मेरे आने से पहले ही गांव के लोगों ने उसे जिंदा जला दिया। मैं होता तो मैं ऐसा कभी नहीं होने देता। उन्होंने धीमी आवाज में कहा। मुझे सुनकर अच्छा लगा कि गांव में किसी के अंदर तो थोड़ी दया है। बेचारी मंजरी, वो गांव वालों की मदद करना चाहती थी। उसी गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया। ये केस अब और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था और मुझे इस केस को सॉल्व करना था। इन गांव वालों के लिए नहीं, मंजरी के लिए। अब मैं मंगल का पीछा करने लगा। मंगल वही आदमी था जिसने मंजरी को घर के अंदर सफेद कपड़ों में जाते हुए देखा था। मैं आज दोपहर से ही उसका पीछा कर रहा था। गांव में लंबी लंबी डिंगे मारकर वो सीधा अपने घर पर जाने लगा। मैंने भी घर तक उसका पीछा किया और खिड़की से लगकर उसकी हरकतों पर नजर रखने लगा। मैंने देखा कि उसने अपने घर में रखे बक्से में काफी सारे 500 के नोट रखे। उसमें से कुछ निकालकर अपने पास भी रख लिए और बाकी पैसे लेकर वो फिर से घर से बाहर निकला। मंगल अब एक शराब के ठेके पर था। मैं सीधा मंगल के पास गया और उससे सवाल पूछने लगा। टीवी पर आने के लालच में मंगल मेरे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हो गया। मैंने उससे पूछा, मंगल, आपको कैसे पता कि मंजरी ही चुड़ैल है? मंगल ने झट से जवाब दिया कि उसने मंजरी को दोपहर में खिड़की से काला जादू करते हुए देख लिया था। लेकिन मैंने पलटकर बोला, पर तुमने तो विधायक जी से कहा था कि तुमने उसे सफेद साड़ी में घर के अंदर जाते हुए देख लिया था। मेरी ये बात सुनकर वो थोड़ा घबरा गया और उसके माथे से पसीना आने लगा। उसने लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, हाँ, मैंने पहले उसको घर के अंदर जाते हुए देखा था और बाद में काला जादू करते हुए देखा था। मंगल, जो अभी तक नशे में झूम रहा था, उसका नशा अचानक उतर गया था और धीरे धीरे मेरा शक यकीन में बदल रहा था। लेकिन फिर भी मुझे और कंफर्मेशन चाहिए थी, इसलिए मैंने उसे फिर से सवाल किया, तो तुमने मंजरी को सुबह देखा था, तो तुमने तभी शोर क्यों नहीं मचाया? पूरी दोपहर बीत जाने के बाद ही तुमने गांव वालों को यह बात क्यों बताई? यह सवाल सुनकर उसकी बोलती बंद हो गई, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया। उसने कहा, मैं डर गया था इसलिए नहीं बोला, लेकिन हमसे रहा नहीं गया ना। मैं एक और सवाल करता, लेकिन उससे पहले ही मंगल का पारा चढ़ गया। वो मुझ पर चिल्लाने लगा। मैं समझ गया था कि दाल में जरूर कुछ काला है। मंगल मुझे पूरी बात नहीं बता रहा था, इसलिए मैंने सच्चाई बाहर निकालने के लिए दूसरा रास्ता अपनाया। मैं वहां से चुपचाप निकल गया। मंगल, पता चल चुका है, इससे पहले कि मैं तुझे जान से मार दूं, भाग जा यहां से। मेरे इतना बोलते ही मंगल अपनी दुम दबाकर लड़खड़ाते हुए भागने लगा। मंगल से निपटने के बाद अब बारी थी इंस्पेक्टर की। मंगल के घर से निकलकर मैं सीधा इंस्पेक्टर के घर पहुंच गया। इंस्पेक्टर गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहता था और गांव में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट क्वार्टर था, इसलिए मुझे पता था कि कहां जाना है।
छुपते छुपते मैं क्वार्टर तक पहुंच गया। मैं अंदर घुसने का कोई रास्ता देख रहा था। मैंने दरवाजे पर हाथ मारा, लेकिन वो लॉक था। मैं घर के पीछे गया और खिड़की को चेक करने लगा, और खिड़की खुली हुई थी। घर में सब कुछ बिखरा हुआ था। सारा सामान इधर उधर फैला हुआ था। देखकर लग रहा था जैसे हफ्तों से यहां सफाई नहीं हुई थी। मक्खियां भिनभिना रही थी। अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाकर मैं घर की तलाशी लेने लगा। मैंने ड्रॉर में, अलमारी में और संदूक में हर जगह देखा, लेकिन मुझे कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। इन सबसे एक ही बात पता चलती थी कि इंस्पेक्टर जरूरत से ज्यादा चालाक है। मैं वहां से निकलने ही वाला था कि मैंने एक नजर बेड के नीचे भी मारी, और मुझे एक डायरी पड़ी हुई मिली। मैंने डायरी को खोल के देखा तो मेरे चेहरे पर स्माइल आ गई। इस डायरी में काफी सारे नाम लिखे हुए थे, सभी लड़कियों के। उनमें से सिर्फ एक नाम मैं पहचानता था, जो था रंगीली। ये रंगीली मंजरी की दोस्त थी। इसका मतलब इस डायरी में उन सब गायब हो चुकी लड़कियों का नाम था। ये डायरी एक अकाउंट्स की तरह थी, और वहां पर एक एड्रेस लिखा हुआ था। मेरे दिमाग ने इस एड्रेस को देखते ही कहा कि यह वही जगह है जहां पर लड़कियों को कैद करके रखा गया है। मुझे जल्दी से वहां पहुंचना था। इससे पहले कि वो इंस्पेक्टर यहां आता, मुझे यहां से बाहर निकलना था। इसलिए मैं खिड़की की तरफ बढ़ा, लेकिन मैं नीचे गिर गया। मेरा हाथ किसी चिपचिपे लिक्विड पर पड़ा। मुझे एक बार फिर से जानी पहचानी गंध आई, क्योंकि यह लिक्विड खून था। मैंने नीचे फ्लोर पर देखा तो एक लाश नीचे गिरी हुई थी, और यह लाश थी इंस्पेक्टर की। मुझे झटका लगा और मैं जल्दी से खड़ा हो गया। इंस्पेक्टर मर चुका था, तो लड़कियों को गायब करने में अकेला इंस्पेक्टर नहीं था, कोई और भी है, और वो अपने तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर रहा है। लेकिन मैं भी हार नहीं मानने वाला था। मैं सीधा डायरी में लिखे एड्रेस तक जाने लगा। काफी चलने के बाद मैं उस एड्रेस तक पहुंच गया। यह बंद पड़ा एक स्कूल था। मैंने ट्रक की आवाज सुनी। आगे बढ़कर देखा तो वहां टायर के निशान थे। एक ट्रक के थे और दूसरे निशान किसी गाड़ी के थे, बड़ी एसयूवी के। स्कूल में कोई नहीं था। मैं अंदर गया। अंदर जगह जगह खून गिरा हुआ था, कॉटन के टुकड़े पड़े हुए थे, और केमिकल की बदबू जैसे हॉस्पिटल में आती थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर कोई ऑपरेशन थिएटर था। मैंने पूरे इलाके की फोटो खींची, एविडेंस इकट्ठा किया। मुझे किसी पावरफुल आदमी की मदद की जरूरत थी जो इस रैकेट को खत्म करने में मेरी मदद कर सके। लेकिन उससे पहले मैं एक फोन करने के लिए रुक गया। काफी देर बाद मैं सीधा विधायक जी के घर पहुंच गया और उनसे अर्जेंट मिलने की बात की। विधायक जी सो रहे थे। कुछ देर में वो मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गए। मैंने उनको सारी बातें बता दी। सब कुछ सुनकर उनका चेहरा पीला पड़ गया, जैसे कि उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उन्होंने मुझसे बोला, ये सब तुम्हारे अलावा और कौन जानता है? मैंने जवाब दिया, कोई नहीं। मैंने इतना कहा ही था कि तभी विधायक जी ने अपने पास से बंदूक निकाली और मेरे सामने तान दी। मेरे पैर वही फूल गए और एक जोर का झटका लगा। इन सब के पीछे मैं ही हूं। अच्छा हुआ तुम सीधा मेरे पास आए। अब ये राज तेरे साथ ही दफन हो जाएगा। विधायक जी ने बड़ी ठंडी आवाज में मुझे धमकी दी। अचानक चारों तरफ से पुलिस के सायरन की आवाज गूंजने लगी। ये देखकर विधायक जी के चेहरे से हवाएं उड़ने लगी, और फिर मैंने अपने पत्ते खोल दिए। मुझे पता था कि आप तब तक के लिए सुनते रहिए डिटेक्टिव कबीर। कभी कभी सच्चाई हमारे आंखों के सामने होती है, लेकिन फिर भी हम उसे देखना ही नहीं चाहते। अब इसकी कई वजह हो सकती है, और ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ इस केस में। हरियाणा के एक टाउन मेहाम में 2 दिन पहले एक कपल ने सुसाइड कर दिया था। लेकिन क्या ये सच में एक सुसाइड था? इसी बात का पता लगाने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया गया है। जैसा मेरे साथ अक्सर होता है, इस बार भी कॉलर ने मुझे अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई, लेकिन अपने भी होने चाहिए थे। लेकिन ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक मेरे पीछे से हलचल होने की आवाज आई। किसी के पैरों की आहट सुनाई दी।
मेरे पीछे कोई खड़ा था, लेकिन कौन? क्या कोई मेरी जासूसी कर रहा था? मैंने पीछे मुड़कर देखा और कोई जंगल के रास्ते भागने लगा। मैंने भी भागना शुरू किया। मैं जंगल की छोटी सी पगडंडी से होते हुए भाग रहा था। मेरे सामने कोई तो था, लेकिन अब वो मुझसे ज्यादा दूर नहीं था। मैंने एक छलांग लगाई और उस पर कूद गया। हम दोनों ही नीचे गिरे। नीचे गिरते ही मैंने उसे दबोच लिया। मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी। वो कोई आदमी नहीं था, एक 14-15 साल का चरवाहा लड़का था। उसे देखते ही वो बुरी तरह से डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और बार बार बस वो यही रिपीट कर रहा था। उस लड़के की आंखों में डर था, वो बुरी तरह से कांप रहा था, और मैं ये दावे से कह सकता था ये डर मेरी वजह से नहीं था। मैं उससे कुछ पूछता उससे पहले वहाँ पर बहुत सारे कदमों की आहट सुनाई देने लगी। शायद इस चरवाहे लड़के की आवाज़ सुनकर उसके साथ ही आ रहे थे। मैंने वहाँ से निकल जाने में ही भलाई समझी और नदी की तरफ वापस चला गया। मैं वापस टाउन में आ गया था और एक छोटी सी दुकान के बाहर बैठकर चाय पी रहा था और सोच रहा था कि वो लड़का इतना क्यों डरा हुआ था। क्या उसने कुछ ऐसा देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था, जिस वजह से वो इतना डरा हुआ था? या फिर मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था? तभी एक लड़का मेरा बिल लेकर आ गया। मैंने उससे पूछा, तो छोटू यहाँ पर रोज़ का कितना कमा लेते हो? उस लड़के ने जवाब दिया कि यही कुछ 300 रुपये और 2 वक्त का खाना मिल जाता है। मैंने झट से बोला, 500 रुपये कमाने हैं? ये सुनते ही उसकी आंखें चमक गई और मेरा काम हो गया। मैंने उसके हाथ में एक 500 का नोट थमा दिया और इस डबल सुसाइड के बारे में पूछने लगा। उस छोटू ने बताया कि दोनों, पूजा और सोनू, एक ही गोत्र के थे और इस गांव में एक ही गोत्र के लड़के और लड़की भाई बहन होते हैं, मतलब माने जाते हैं। इसलिए दोनों के बीच में प्यार नहीं हो सकता था, इसलिए उन्होंने जान दे दी। मैंने उससे पूछा कि आखिर ये बात इतनी फैल कैसे गई, ये न्यूज़ कैसे बन गई? वो बोला क्योंकि उन दोनों को गांव के सरपंच रणदीप सहरावत ने रंगे हाथों पकड़ लिया था। गांव के सरपंच उन दोनों के रिश्ते से बहुत ज़्यादा गुस्सा थे और उनको धमकी भी दी थी, लेकिन फिर भी वो नहीं माने और अंत में दोनों ने खुद को ख़त्म कर लिया। उस लड़के से पूछताछ करके अब मुझे कुछ कुछ बातें क्लियर होने लगी थी। इस कहानी में नए कैरेक्टर की एंट्री हो गई और वो था रणदीप सहरावत। लेकिन और क्लैरिटी के लिए मुझे अपने कुछ और सवालों के जवाब चाहिए थे। मैंने उस लड़के से सोनू और पूजा के घर का पता लिया और सबसे पहले अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मैं सोनू के घर चला गया। अब तक की मेरे छानबीन में मुझे कुछ भी खास नहीं मिला था। मैंने सोचा कि शायद सोनू के घर वालों से बात करके मुझे कुछ पता चल जाए। मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा, मैंने अंदर से किसी को बहस करते हुए सुना। जो कोई भी था वो बहुत गुस्से में था। मैं कुछ देर वहीं पर रुका और सब कुछ शांत होने का इंतज़ार किया। कुछ देर बाद कुछ 2-3 आदमी हाथ में लाठी लिए हुए बाहर निकले। उनमें से एक उनका लीडर लग रहा था। मुझे मौका मिला और मैं अंदर चला गया। अंदर मुझे सोनू की माँ मिली। जब मैंने उन्हें अपने बारे में सच्चाई बताई और ये बताया कि मैं उनके बेटे का केस इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, तो वो मेरे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हो गए। मैंने उनसे सीधे सवाल किए कि उनको क्या लगता है कि उनके बेटे ने आत्महत्या की होगी। उन्होंने एक ही जवाब दिया और वो था नहीं। उन्होंने कहा कि सोनू की मौत से एक दिन पहले वो बहुत खुश था क्योंकि उसकी सरकारी नौकरी दिल्ली में लग गई थी और जिस दिन वो वहां जाने वाला था उस दिन ही उसकी मौत हो गई। और ये बात कहते कहते सोनू की माँ रोने लगी। मैंने उन्हें रोका नहीं और मैं भी अपने दिमाग में खुद से सवाल करने लगा कि नौकरी की बात से सोनू खुश था, तो फिर उसने सुसाइड क्यों की? लेकिन मेरे दिमाग ने इसका जवाब अपने आप निकाल लिया। सुसाइड से पहले अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग ज़्यादा ही खुश रहते हैं। मैं किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच रहा था। मैंने सोनू की माँ से फिर से सवाल किए, आप मुझे बताइए कि एक दिन पहले सोनू कैसा था, वो क्या कर रहा था? क्या उसकी हरकतों से ऐसा लग रहा था कि वो ऐसा कुछ कर सकता है? मुझे जवाब मिला कि एक दिन पहले सोनू दिल्ली जाने की तैयारी कर रहा था। उसने अपने लिए कपड़े भी खरीद लिए थे और उसकी रात को ट्रेन थी। अजीब बात थी, अगर किसी ने सुसाइड करने का प्लान किया
तो वो अपने लिए कपड़े क्यों खरीदेगा? या हो सकता है कि सुसाइड का प्लान भी करके अंदर जाना था। मुर्दा घर कुछ बड़ा नहीं था और एंट्रेंस पे सिर्फ एक ही गार्ड खड़ा था। मुझे गार्ड को चकमा देकर आगे बढ़ना था। उसके लिए मैंने एक सफेद लैब कोट लिया और गले में स्टेथोस्कोप लगाकर आगे बढ़ने लगा। यह सामान मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। मुझे अपने केसेस में इन दोनों चीजों की जरूरत पड़ती रहती है। मैंने अपने चेहरे पर बड़ा सा चश्मा लगाया और कमर सीधी करके चलता हुआ गार्ड को स्माइल देते हुए अंदर घुस गया। मैंने रिस्क लिया और मैं सफल रहा। मुर्दाघर में घुसते ही मैं रेफ्रिजरेशन रूम में पहुंच गया। मैंने जल्दी से सोनू की बॉडी को बाहर निकाला। मैंने अक्सर ये नोटिस किया है कि झूठ हमेशा जिंदा लोग ही बोलते हैं। डेड बॉडी कभी झूठ नहीं बोलती। बस डेड बॉडी की भाषा को समझना आना चाहिए, और ये भाषा मुझे अच्छे से समझ में आती थी। मैंने सोनू की बॉडी को देखा और मैं सरप्राइज था, क्योंकि उसकी बॉडी एकदम क्लीन थी। कोई भी स्ट्रगल का निशान नहीं था, कुछ भी नहीं। बॉडी फूली हुई थी, जो बता रही थी कि बॉडी पानी में काफी देर तक रही थी। सोनू की बॉडी पर बड़ा सा कट था, जो दिखा रहा था कि सरपंच के मना करने के बाद भी उसका पोस्टमार्टम हो चुका था। मैं बहुत ध्यान से देख रहा था, लेकिन कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। लग रहा था जैसे सोनू ने सच में सुसाइड किया था। मैंने अपना फोन निकाला और कुछ फोटोज क्लिक करने लगा। मेरा काम वहां हो गया था और मैं वापस जाने लगा। तभी अचानक मेरी नजर दूसरे कंटेनर पर पड़ी। उसका नाम पढ़ते ही मैं रुक गया, क्योंकि उस पर पूजा लिखा हुआ था। पूजा की लाश मेरे सामने थी। पूजा के साथ हुई दरिंदगी की गवाही उसके शरीर पर उसके घाव के निशान दे रहे थे। गले के साथ उसके कटने के निशान उसके शरीर के दूसरे हिस्से पर थे। सवाल ये उठता है कि पूजा का रेप किसने किया? सोनू? नहीं, उसे रेप करने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये कोई सुसाइड नहीं, मर्डर है। मैं मुर्दाघर से निकलकर अपने ठिकाने पर आ गया और अपना लैपटॉप ऑन करके सोनू और पूजा की फोटोज देखने लगा, जो मैंने मुर्दाघर में ली थी। तभी मुझे हिट हुआ कि एक साथ लाश मिलने का मतलब है कि सोनू और पूजा एक दूसरे से मिले होंगे। लेकिन पंचायत के बाद इन दोनों का मिलना जुलना बंद हो गया था। फिर ये एक दूसरे से मिलने क्यों गए? मैं डेफिनेटली कुछ तो मिस कर रहा था। पता नहीं रात को मेरी आंख कब लग गई, और मेरी आंख सुबह खुली जब मेरा फोन जोर जोर से बज रहा था। मैंने कॉल उठाया और उधर से मुझे सोनू की माँ की आवाज आई। उन्होंने सोनू के दोस्त को घर पर बुला लिया था। मैं सोनू के घर पहुंच गया। घर में घुसते ही मुझे एक लड़का दिखाई दिया, जिसका वजन थोड़ा सा ज्यादा था। शायद यही सोनू का दोस्त था। मैंने नोटिस किया कि उसके हाथ पर एक पट्टी लगी हुई थी। मेरा शक सही निकला। वो मोटा सा लड़का ये सोनू का दोस्त रोहन था। वो काफी नर्वस लग रहा था, और अक्सर ऐसा होता ही है। डिटेक्टिव को देखकर लोग नर्वस हो जाते हैं। मैंने वहां बात करना सही नहीं समझा, इसलिए मैं उसे घर से दूर ले गया और अकेले में उससे पूछा कि वो सोनू और पूजा के बारे में कितना जानता है। उसने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, सब कुछ। उसने बताया कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। सोनू उससे हर एक बात शेयर करता था, जिससे मेरा काम और भी आसान हो गया। मैंने अपना अगला सवाल किया कि क्या पंचायत के बाद सच में सोनू और पूजा अलग हो गए थे, या फिर सच कुछ और था। हम ये सब बातें कर रहे थे और रोहन बिना नीचे देखे चला जा रहा था, और अचानक उसने अपना पैर कीचड़ में रख दिया और उसके जूते खराब हो गए। मैंने कहा कि उसे अपने जूतों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे नए खरीद कर दे दूंगा। कुछ दूर चलने के बाद हम दोनों एक पतली सी गली में घुस गए, और फिर रोहन ने एक बड़े राज से पर्दा उठाया। उसने कहा, सोनू और पूजा यहाँ से साथ में भागने वाले थे। उसने आगे बताया कि रोहन की सरकारी नौकरी लगने के बाद वो खुश था, क्योंकि वो अब यहाँ से दूर पूजा के साथ दिल्ली जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकता था। उसने ये बात सिर्फ रोहन को बताई थी। रोहन रात को बस स्टैंड पर उन दोनों से मिलने भी वाला था, लेकिन वो दोनों रात को आए ही नहीं। मतलब है तुम्हारा? मैंने जवाब दिया कि मैं सोनू और पूजा के मर्डर केस पर काम कर रहा हूँ। उसने झट से जवाब दिया कि उन्होंने तो सुसाइड किया है, और उसने खुद से पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई थी। इसी मौके का मुझे इंतजार था।
मैंने भी अपनी चाल चल दी। मैंने कहा, मुझे पता है कि पूजा का रेप हुआ था। वो डॉक्टर तब भी नहीं माना, वो सच बताने को तैयार ही नहीं था। फिर मैंने अपनी आखिरी चाल चली और फोन में मैंने पूजा के डेड बॉडी की फोटो दिखा दी। उसे देखते ही उसके हाथ पैर फूल गए। वो डॉक्टर टूटने ही वाला था, इसलिए मैंने गरम लोहे पर हथौड़ा मार दिया। मुझे पता है तुमने रिपोर्ट बदली है, ये फोटो उसका सबूत है। तुम पुलिस को बुला रहे थे और मेरे पास कमिश्नर का नंबर फास्ट डायल पर है। तुम्हें पता है कि एविडेंस टेम्पर करने की क्या सजा होती है? नहीं पता तो तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि तुम जेल जाने वाले हो। वो अब भी चुप खड़ा रहा था। मैं अपनी गाड़ी उसी नदी तक लेकर गया जहां पर सोनू और पूजा की लाश मिली थी। मैं गाड़ी से उतरा और भागने लगा। रणदीप भी मेरे पीछे भाग रहा था। वो बहुत गुस्से में था, लेकिन कुछ दूर भागते भागते मैं रुका। मैंने उसकी आंखों में देखकर बोला, मैं तुम्हें यहीं पर लेकर आना चाहता था। तुम्हारी सच्चाई के सामने आने का वक्त आ गया है। अब अपना क्राइम खुद कबूल करो तो अच्छा रहेगा। रणदीप को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक जंगल के अंदर से सोनू की माँ और सोनू का दोस्त रोहन बाहर निकला। ये सब क्या हो रहा है? तुझे मरना है क्या? रणदीप ने गुस्से में बोला और अपनी गन निकाल ली। मैंने कहा, तुम बताओ कि तुमने सोनू को क्यों मारा और पूजा का रेप क्यों किया? यह सुनते ही रणदीप के चेहरे के हाव भाव बदल गए। मैंने आगे बोला, हाँ मुझे पता है कि तुमने पूजा के साथ क्या किया है, जल्दी से कबूल करो। रणदीप मेरी बात समझ चुका था, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। मुझे पता था कि ऐसा ही होने वाला था, इसलिए मैं अपने साथ एक आई विटनेस को भी लाया था। मैंने आवाज़ लगाई और जंगल के अंदर से वही 15 साल का चरवाहा निकला जिससे मैं पहले दिन मिला था। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, जो कुछ भी पूजा और सोनू के साथ हुआ था। मैंने उस लड़के से उस आदमी की पहचान करने के लिए बोला जिसे उसने उस रात को देखा था। उस चरवाहे ने अपनी उंगली उठाई और कातिल की तरफ इशारा किया, लेकिन उसका हाथ रणदीप की तरफ नहीं, सोनू के दोस्त रोहन की तरफ गया। मैं ये देखकर चौंक गया। रोहन घबरा गया। उसने कहा, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया साले चमार? मेरी तरफ उंगली क्यों कर रहा है? मैंने भी उस लड़के से पूछा कि क्या वो सच कह रहा है। उस लड़के ने जवाब दिया, हाँ ये वही लड़का है, ये उस दीदी को मार रहा था और गंदे काम कर रहा था। अचानक मुझे सब समझ में आने लगा। मैंने पहले दिन नदी के किनारे किसी तीसरे बंदे के पैरों के निशान देखे थे, जो किसी मोटे इंसान के थे, और जब रोहन का पैर कीचड़ में गया था तब मैंने उसके जूतों के निशान देख लिए थे। वो बिल्कुल उस दिन जैसे ही थे। मुझे फिर भी कंफर्म करना था। मैंने रोहन से उसके हाथ पर लगी चोट दिखाने को कहा। वो मना कर रहा था, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती उसके हाथ से पट्टी हटाई और वहाँ पर दांत के निशान थे। पूजा का रेप और उसका मर्डर करने वाला और कोई नहीं था, रोहन था। अपना भांडा फूटता हुआ देख वो भागने लगा, लेकिन रणदीप ने उसे ऐसे करने नहीं दिया। उसने उसे पकड़ा और उसकी बुरी तरह से पिटाई की। रणदीप ने अपनी गन उसकी खोपड़ी पर रखी और उसे जान से मारने की धमकी दी। तब रोहन रोने लगा और अपने गुनाह कबूल कर लिए और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। बाद में रोहन ने बताया कि वो पूजा से प्यार करता था, लेकिन पूजा उससे प्यार नहीं करती थी। रोहन पूजा को किसी के साथ नहीं देख सकता था। जब उसे पता चला कि पूजा यहाँ से भागने वाली है तो उसने सोनू और पूजा दोनों को खत्म करने का प्लान बना लिया। रोहन सोनू से सीधा नहीं लड़ सकता था क्योंकि वो उससे नहीं जीत पाता, इसलिए उसने पानी में जहर मिलाकर उसे पिला दिया और पूजा का रेप करके उसे नदी में मरने के लिए फेंक दिया। मौत। हर कोई इससे बचना चाहता है, पर मौत से कभी कोई बच पाया है? लेकिन अगर कोई मौत से ही खेलने लगे तो फिर? कुछ ऐसा ही हुआ मेरे अगले केस में। यह बात उस वक्त की थी जब मैं राजस्थान वेकेशन पर गया था। तभी एक कॉल आया एक नए केस का, और वो भी राजस्थान में ही। मैं तैयार हो गया। कुछ ही देर में मुझे लेने के लिए एक गाड़ी आ गई। गाड़ी एक पुरानी हवेली जैसे बड़े घर के सामने रुक गई। मैं घर के अंदर गया। अंदर जाते ही मेरी मुलाकात सौरभ से हुई। उन्होंने ही मुझे बुलाया था। सौरभ मुझे कमरे में ले गए।
वहां बेड पर एक औरत पड़ी थी। बेडशीट खून से भरी हुई थी। उस औरत का गला कटा हुआ था। सौरभ इस गांव के सबसे बड़े जमींदार थे। उनकी पत्नी सुनैना का कत्ल हो गया था और वो चाहते थे कि केस मैं हैंडल करूं। उनका कहना था कि छोटे से गांव में पुलिस ऐसे केस के लायक नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया था। मैंने सबको घर में बीच में आने के लिए कहा। सबके आने के बाद मैंने बोलना शुरू किया तो मुझे एक छोटा ब्रीफकेस मिला। मैंने बैग खोला तो उसमें कुछ कपड़े थे, गहने और काफी सारा कैश। चीजें और भी ज्यादा अजीब होती जा रही थी। नीचे कैश और गोल्ड से भरा हुआ बैग पड़ा था, लेकिन उस किलर ने उसे छुआ भी नहीं। तो क्या किलर का मोटिव पर्सनल था? मैं कमरे से बाहर निकलने लगा, तभी खिड़की के नीचे कारपेट के अंदर मुझे एक चीज चमकती हुई दिखाई दी। मैं आगे बढ़ा और उस चीज को अपने हाथ से उठाया। वहां एक दराती थी। दराती मतलब एक सेमी सर्कुलर चाकू होता है जिसका इस्तेमाल किसान अपनी फसल काटने के लिए करते हैं। क्या ये एक मर्डर वेपन था? मैं सीढ़ियों से नीचे गया और मेरे सामने सौरभ पहले से ही था। मैंने उसे वो दराती दिखाते हुए कहा कि ये मुझे सुनैना के कमरे में मिला है। उस दराती को देखते ही सौरभ की आंखें लाल हो गई। उन्होंने मुझसे कहा, ये दराती तो हमारे मजदूरों के पास होती है। ये कमरे में मिला मतलब किसी मजदूर ने ही मेरी बीवी को मारा है। इतना कहते ही सौरभ घर से बाहर निकला और उस तरफ जाने लगा जहां पर मजदूर रहा करते थे। उन्होंने अपने लिए झोपड़े बना रखे थे और वहीं पर रहकर वो खेतों में काम किया करते थे। मैं भी सौरभ के पीछे पीछे जाने लगा। मैंने देखा कि वो बहुत गुस्से में था और रास्ते में उसे जो कुछ भी मिल रहा था उसे लात मार रहा था। सौरभ को आता हुआ देख एक मजदूर हाथ जोड़कर उसके पास आने लगा, लेकिन सौरभ ने उसे खींचकर लात मारी और बोला, साले चमार, दूर रख अपनी परछाई मेरे सामने से। इतना कहकर सौरभ ने उन सबको एक जगह इकट्ठा होने के लिए बोला। सारे मजदूर, उनकी पत्नी और बच्चे खेत में इकट्ठे हो गए, लेकिन उनमें से एक मजदूर गायब था और उसका नाम था हरिया। सौरभ बहुत गुस्से में था। उसने सबसे हरिया के बारे में पूछा। उसका पता ना मिलने पर वो अपने बाकी मजदूर को मारने लगा। मैंने कैसे भी करके सौरभ को शांत किया। सौरभ ने खुद ही कंक्लूजन निकाल लिया था कि हरिया ही उसकी बीवी को मारकर भाग गया, इसलिए उसे वो नहीं मिल रहा है। मैं हरिया के झोपड़े में गया। वहां पर भी मुझे एक अजीब चीज दिखाई दी। हरिया का एक बैग बाहर ही था जिसमें कपड़े और पैसे थे। मेरा मतलब एक मजदूर के हिसाब से बहुत सारे पैसे और खाना, ऐसा खाना जो कोई मजदूर तो नहीं खाएगा। सौरभ ने हरिया को ढूंढ निकालने का ऑर्डर दे दिया और खुद वापस हवेली के अंदर आ गया। अंदर आते ही सबसे पहले उसने अपने आप को गंगा जल से शुद्ध किया। सौरभ को लगा कि ये मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हो गई, इसलिए सुनैना की बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले गए। लेकिन मेरे कुछ डाउट्स थे। घर में मैं अकेला था और उसके लिए भी प्लेट लगाई गई, लेकिन हमारी तरह स्टील की प्लेट नहीं, डिस्पोजेबल प्लेट। मैं समझ गया था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। वो डॉक्टर काफी दुखी लग रहा था, काफी सारे सवाल कर रहा था, लेकिन सौरभ ने बोला कि सुनैना के खूनी का पता चल गया है और वो हरिया है। सौरभ की सुई हरिया पर अटक गई थी। वो उसे खूनी साबित करने पर तुला हुआ था। मैंने उसको बीच में टोकते हुए बोला, माफ करिएगा सौरभ जी, मुझे लगता है कि सुनैना के मर्डर में किसी घरवाले का हाथ है। मेरे इतना कहते ही सबके चेहरे का रंग उड़ गया और सब एक दूसरे को देखने लगे। सौरभ ने मेरी तरफ देखा। वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही मैंने बोल दिया, मुझे आप लोगों से पूछताछ करनी होगी, इसलिए अब इस हवेली के बाहर कोई नहीं जा सकता। किसी के भी गले से खाने का निवाला नीचे नहीं उतर रहा था। मैंने बोला, ये खाना तो बहुत बढ़िया है। सौरभ की मम्मी ने जवाब दिया कि यह खाना उनकी मेड ने बनाया है और सारा खाना वही बनाती है। मैंने अपना खाना खत्म किया। सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए, लेकिन मैं नहीं। मैंने सौरभ से उनके बेडरूम के अलमारी की चाबी मांगी और उन्होंने मुझे दे भी दी। मैं एक बार फिर से सुनैना के बेडरूम में गया और कीज लेकर मैंने अलमीरा को ओपन किया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मैं सोच ही रहा था कि मुझे क्लूज के लिए कहां ढूंढना चाहिए। मेरी नजर डस्टबिन में गई।
उसके अंदर कुछ जला हुआ गिरा था। मैंने उसको उठाया तो देखा कि उसमें आधी जली हुई डायरी थी। वो एक पर्सनल डायरी थी। उस पर सुनैना ने अपने बारे में लिखा हुआ था। मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। उस डायरी में सिर्फ और सिर्फ सुनैना ने अपने और सौरभ के बीच होने वाले झगड़ों के बारे में लिखा हुआ था कि कैसे सौरभ उसके साथ वायलेंस करता था, उसे मारता था और कैसे उसने सुनैना को जान से मारने की भी कोशिश की थी। ये मुझे कुछ नया एंगल मिला था। इससे पता चल रहा था कि उन दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं था। पति और पत्नी के झगड़े तो हमेशा ही होते रहते हैं, लेकिन क्या ये झगड़ा सुनैना की जान लेने के लिए काफी था? मुझे इस पर और गहराई से बात करनी थी। मैंने डस्टबिन में एक नजर और मारी और मुझे वहां पर लाल रंग से भरे धब्बे मिले। ये कोई नॉर्मल लाल रंग नहीं था, ये खून जैसा लग रहा था और चूहे मारने की दवाई। मैं बेडरूम से बाहर निकला और सिगरेट पीने हवेली से बाहर निकला। तभी मेरी नजर बाहर लगे सीसीटीवी पर पड़ी और मेरे सवालों के जवाब मेरे सामने दिखाई देने लगे। मैं हवेली में बने मॉनिटर रूम में गया जहां सीसीटीवी की फुटेज रिकॉर्ड होती थी। मैंने सिक्योरिटी को बोला कि उसे सौरभ बुला रहा है। उसने पहले तो झिझक दिखाई, लेकिन मैं सौरभ को फोन करने का नाटक करने लगा तो वो सिक्योरिटी वहां से चला गया। उसके बाद मैं सीसीटीवी फुटेज चेक करने बैठा। कैमरा घर के अंदर तो नहीं था, लेकिन बाहर मेन गेट पर जरूर था। मैंने आज की ही फुटेज से शुरू किया। मैंने देखा कि घर की मेड अपने कुछ बर्तन लिए मजदूरों के रहने वाले इलाके में जा रही थी और कुछ 2 घंटे बाद वापस आई, जो कि इंटरेस्टिंग था। फिर मैंने पिछले दिन की फुटेज देखी जो मुझे बहुत अजीब लगी। सौरभ उसी हरिया को पैसे दे रहा था और अमाउंट थोड़ा ज्यादा था, लेकिन ऐसा क्यों? अभी तक कोई भी कड़ी जुड़ती हुई नजर नहीं आ रही थी, इसलिए मैं इन कड़ियों को जोड़ने में लग गया। उस दिन मैं काफी थक गया था तो सोचा कि कल केस सॉल्व करना कंटिन्यू करता हूं। अगली सुबह होते ही मैं सीधा सौरभ से मिला, सवाल करने लगा। मैंने पूछा, तो आपके और आपकी पत्नी के बीच कैसा रिश्ता था? क्या कभी आप में झगड़ा होता था? उन्होंने सीधा जवाब दिया, हाँ कभी कभी, ज्यादा नहीं। फिर मैंने सौरभ को वो डायरी दिखाई, जिसे देखते ही उसकी हालत खराब हो गई। मैंने अपना फोन अनलॉक किया और एक वीडियो दिखाने लगा। ये देखिए, कल की सीसीटीवी फुटेज। आप मुझे बता सकते हैं कि आप यहां पर क्या कर रहे हैं? अब सौरभ की आवाज में घबराहट आई। उसने मुझसे कहा कि हरिया को कुछ पैसों की जरूरत थी। गांव में उसका बाप बीमार था, इसलिए मैंने उसे पैसे दे दिए, जो कि मुझे सुनकर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि एक आदमी जो अपने मजदूर को पीटने के बाद अपने हाथ गंगा जल से धोता है, वो इतना दयालु कब से हो गया? सौरभ भाप गया था कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। उसने मुझसे कहा, तुम्हें लगता है कि मैंने अपनी वाइफ का मर्डर किया है? अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें यहां इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्यों बुलाता? पुलिस को पैसा खिलाकर केस बंद नहीं करवा देता? सौरभ की बात में दम था, लेकिन अक्सर किलर ऐसा ही करते हैं। उन पर कोई शक ना जाए, इसलिए वो खुद ही इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करवाते हैं। सौरभ ने मुझसे कहा, तुम बेकार की बातों में अपना वक्त बर्बाद मत करो और जल्दी से मेरे वाइफ के मर्डरर को पकड़ो। सौरभ बिल्कुल सही था, मेरे पास कोई सबूत नहीं था। इसका मतलब यह नहीं था कि मैं सबूत ढूंढ नहीं सकता था। मुझे हरिया को ढूंढना था और उसके लिए मुझे एक चाल चलनी थी। मैंने पूछताछ के लिए घर की मेड को बुलाया। उसके आते ही मैंने बोला, कल का खाना बहुत अच्छा था। मेड के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने मुझसे बोला, क्या यही बताने के लिए आपने मुझे बुलाया है? मैंने कहा नहीं और अपनी बात को जारी रखा। मैंने कहा, ऐसा खाना तो सिर्फ अमीर लोग ही खा सकते हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि इस घर का खाना हरिया की झोपड़ी में कैसे पहुंचा। यह सुनकर मेड को पसीना आने लगा। मैंने आगे बोला, मुझे पता है कि तुम्ही खाना लेकर हरिया के पास गई थी और 2 घंटे के बाद वापस आई, और सुनैना की मौत में किसी अंदर वाले का ही हाथ है। कहीं वो तुम ही तो नहीं? इतना सुनते ही वो मेड थर थर कांपने लगी। मैंने अपना हमला जारी रखा। बोलो, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम इस सब में हरिया के साथ मिली हुई हो ना? वो मेड अब भी चुप खड़ी थी। उसकी चुप्पी देखकर मैंने बोला, तुम्हारी चुप्पी इस बात का जवाब है कि मैं सच बोल रहा हूं। मुझे सौरभ को इस बारे में बता देना चाहिए।
इतना बोलकर मैं कमरे से बाहर निकलने लगा। अचानक से मेड ने मुझे रुकने के लिए कहा और बोला, नहीं, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। मैं हरिया से प्यार करती हूँ।